गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। टीचिंग मेथड्स की जो है क्लास चल रही है आपकी, और टीचिंग मेथड्स में हम कई सारे मेथड्स कर चुके हैं। कुछ टीचर सेंटर्ड मेथड्स कर चुके हैं, कुछ हम चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स भी कर चुके हैं, जिसको डेमोक्रेटिक मेथड्स भी कहते हैं, और जो टीचर सेंटर्ड मेथड्स हैं उनको ऑटोक्रेटिक कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे अगेन चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स ही चल रहे हैं आपके। तो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स में आपके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि हम डिस्कशन वगैरह को कर चुके हैं, ग्रुप डिस्कशन हुआ, आपका रोल प्ले हुआ, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। आज कुछ नए मेथड्स होंगे, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग है, सिमुलेशन मेथड है, और इस तरह के कई केस स्टडी मेथड है। तो इस तरह के मेथड्स को हम आज और करने वाले हैं। एक बार थोड़ा मोटिवेशन दे दें। कौन कह रहा है? अनुज कह रहे हैं। अनुज, मोटिवेशन जो है हम आपको प्रोटीन की तरह भर भर के बॉटल्स में भिजवाएंगे, है ना। देखो, मोटिवेशन आपकी लाइफ से ज़्यादा, आपके आसपास जो चीज़ें हैं उससे ज़्यादा मोटिवेट आपको कोई और किसी भी चीज़ से नहीं कर सकता। बस हमें कई बार रियलाइज करने की जरूरत होती है, उसके लिए कई बार हमें किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। हमें पता तो होती है चीज़ें, है ना अलका, हमें सारी चीज़ें पता होती हैं, बस कोई उस चीज़ को याद दिला दे, हनुमान जी की तरह हमारी पावर्स को ना। तो वो वाली बात है। अब जैसे मेरे पास कुछ मैसेजेस आते रहते हैं काम वगैरह के लिए, या कुछ इवन ऐसे एम्प्लॉइज जो बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे थे पिछले इतने सालों से। अभी स्थिति क्या है कि कोरोना ने सबको बिल्कुल रुला दिया है अच्छे से, तो वो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। ठीक, वहीं मेरे जैसे लोगों को काम करते करते फुर्सत नहीं है। तो कई बार लगता है कि यार क्यों काम करना है, मतलब कितना काम करना है, कोई अंत है कि नहीं है, है ना। तो देखने का नजरिया है कि लोग काम के लिए परेशान हैं, लोग काम करने के लिए दुखी हैं, और जिनके पास काम है वो सोच रहे हैं यार इतना काम क्यों है ना। तो पर्सपेक्टिव है। अभी आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, और आपको लग रहा है कि खाना आपको टाइम पे मिल जाता है और पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि यार कब तक पढ़ाई है, नौकरी कब होगी। और यहाँ तो आप फिर भी छुट्टी मार सकते हो, नौकरी में आप कितनी छुट्टियां करते हो, आप डेली जाते हो पूरा। तो मेहनत तो हर जगह है। कुल मिला के बात ये है, मेहनत तो हर जगह है। ठीक है, तो जहां हो अच्छे से कर लो मेहनत। दूसरा ऑप्शन ज्यादा सुख नहीं देता। खैर, ये ज्ञान की बातें तो होती चलती रहेंगी। तो ये जस्ट एग्जांपल्स हैं कि हमें हमारी जो भी चीज होती है वो हमें बड़ी मुश्किल और बड़ी नजर आती है कि पता नहीं हम ही कितने पहाड़ तोड़ रहे हैं, जबकि दुनिया में लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, अभी जैसे कोई बता रहा है कि प्रेगनेंसी के कारण उन्होंने जॉब छोड़ दी, अब उनको गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो सबकी अपनी स्ट्रगल्स है लाइफ में, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए आंचल स्टार्ट करें फिर। बहुत बढ़िया। जिसके पास जो समस्या होती है उसे वही सबसे बड़ी नजर आती है। तो एटलीस्ट जो मिनिमम बेयर मिनिमम है उतना तो करो। अगर आपको पता है 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे तो पढ़ो एटलीस्ट। फिर से करेंगे मीटअप्स वगैरह, फिर से शुरू करेंगे ऑनलाइन मीटअप वगैरह, टेंशन मत लो। चलो आ जाओ पहले एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। दीपिका 1-2 किलो, 2-2.5 किलो शायद। मेरा फोकस वेट पे है ही नहीं, स्ट्रेंथ पे है, और वो बड़ा अच्छा चल रहा है आजकल। चलें आगे बढ़ें। आ जाओ सारे के सारे। हाँ, देखो टीचिंग मेथड्स हम करने वाले हैं। पीडीएफ मैं शेयर कर चुकी हूँ टीम के साथ, आपको मिल जाएगी। गुड इवनिंग जी। प्लीज मैम आज थोड़ा कम। अच्छा, ज़्यादा चल रहा है क्या आजकल डिस्कशन? यूपी होम टाउन आई हूँ रक्षाबंधन के लिए। बहुत बढ़िया जी, सही है। देखिए, अगर हम बात करें किसकी, टीचिंग मेथड्स की। ठीक, किसकी बात करें? टीचिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं आज हम बात करेंगे टीचिंग मेथड्स की। ठीक, जो कि कर ही रहे हैं इतने दिनों से। बस आज के मेथड्स थोड़े अलग अलग होंगे। जैसे पहला मेथड आपके सामने है, आइडिया लगाओ देख के कौन सी विधि हो सकती है ना। एक कोई डमी टाइप लेटा हुआ है सामने, और सब इसको सांस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्या कहेंगे इसको? 19 स्किल्स थी राजिता। वो जो मैंने आपके साथ माइक्रो टीचिंग डिस्कस की हुई है, वो 19 जो है वो एनसीईआरटी के हिसाब से हैं। बाकी बैसी ने बी के पासी ने जो है वो अलग दी हुई हैं। वो अलग अलग लोगों के हिसाब से हैं। कॉन्सेप्ट मत हिलाया करो। पेडागोजी में ऐसी चीजें होंगी जब आपको लगेगा कि ये क्या हुआ, हमने तो ये पढ़ा था, है ना। ये क्या है? सिमुलेटेड टीचिंग बोलते हैं इसको। सिमुलेटेड टीचिंग या सिमुलेशन मेथड। सिमुलेशन का मतलब एक तरह से नकल कह सकते हो आप, जिसमें हम एज इट इज क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, बिल्कुल रियल सिचुएशन ना होकर के उस जैसी सिचुएशन बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। कि मान लो एक व्यक्ति है, अब सांस दिलाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स में स्पेशली ऐसा होता है कि ऑपरेट कर रहे हैं तो उससे पहले एक डमी रख दिया, उसमें एज इट इज ही रेप्लिकेट करना है जैसे वो रियल सिचुएशन में करेंगे। एक एग्जांपल आपको याद आता होगा, स्कूल में ड्रिल्स होती थी। इसके स्कूल्स में ड्रिल्स होती थी। जैसे मान लो आग लग गई, तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे जो सिलेंडर होते हैं आग बुझाने वाले, उनको लेकर के जैसे सायरन बजेगा, आपको पता चलेगा कि ड्रिल चल रही है। 3 बार आवाज आएगी और आपको भागना है क्लास से बाहर आकर के, या भूकंप को लेकर कोई ड्रिल चल रही है, तो ये वैसा सही है। और सब आएंगे, कोई अपना पानी छिड़कना शुरू करेगा। मतलब वो ऐसी सिचुएशन को सिमुलेट कर रहे हैं, नकली बना रहे हैं, जैसा कि वो सच में होना था। ठीक है, जैसा कि वो सच में होना था। तो सांस कैसे दिलाओगे जब कोई किसी को सांस नहीं आ रहा हो? तो ये सिखाया जा रहा है वैसी सिचुएशन को, एक रियल सिचुएशन को सिमुलेट करके, यानी उसकी नकल करके, उसका जैसा एक आर्टिफिशियल एनवायरमेंट बना करके। ठीक है जी, बिल्कुल। तो सिमुलेशन या सिमुलेशन विधि को सिमुलेशन भी कह सकते हो। अनुकरण से हल्का सा अलग होता है, क्योंकि जस्ट नकल नहीं करनी होती, एक अलग सिचुएशन में इसको प्ले करना होता है।
ठीक है चंदन, सिमुलेशंस आर स्लाइटली डिफरेंट देन रोल प्ले। अब ये कंफ्यूजन कई लोगों की आ सकती है, रोल प्ले से ये हल्के से अलग होते हैं। कौन से सिमुलेशंस? जो ये इस तरह के मेथड्स होते हैं जिसमें सिमुलेशन का प्रयोग होगा। रोल प्ले में क्या है, आपको एक सिचुएशन दे दी, आपको कुछ एक्ट करना है, वहां पे पुराने घिसे घिसाए डायलॉग्स हैं जो बोलने हैं, है ना, एक कहानी है जिसका अंत आपको पहले से पता है। सिमुलेशन में अलग अलग तरह की सिचुएशंस प्रेजेंट होंगी जहां बच्चों को परफॉर्म करना होगा अपना दिमाग लगा करके। रोल प्ले में तो उसके आपने डायलॉग रट लिए हो, ठीक है। नहीं नहीं, ए स्कूल नहीं कहती हूँ मैं, वो लगता होगा कई बार, ए स्कूल तो आज तक नहीं कहा, स्कूल को स्कूल ही कहती हूँ। खैर देखो एक बार, हाँ, जैसे फ्लाई क्लब्स में जो पायलट की ट्रेनिंग होती है वो सिमुलेटर होता है, वहां पे जो बिल्कुल एज इट इज क्या करेगा, परफॉर्म करेगा जैसे कि हवाई जहाज सच में उड़ा रहे हो आप, वैसा सा फील देगा आपको, एकदम रियल वाला फील देता है। रियल सिचुएशन को रेप्लिकेट किया जाता है आर्टिफिशियल सिचुएशन में, ठीक। तो सिमुलेशन की अगर हम बात करें तो सिमुलेशन क्या है, डिफरेंट होते हैं थोड़े से रोल प्ले से, और इसमें आपका ज्यादा इंटेलेक्ट या बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि का प्रयोग आपका ज्यादा होगा सिमुलेटर्स में बजाय की रोल प्ले के, ठीक है। रियल सिचुएशन जब आएगी तो आप कैसे डील करेंगे, इस चीज की ट्रेनिंग आपको पहले ही कराई जाती है। किसके अंदर? सिमुलेशन के अंदर। एस्ट्रोनॉट्स वगैरह के लिए भी होती है, ठीक, बिल्कुल, जैसे एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग एग्जैक्टली चेतना, ठीक। In that, students become involved in situation and have to use what they have learned and their own intellect to work through the simulation. मतलब इसमें क्या होगा, सिचुएशन में इन्वॉल्व तो होंगे ही होंगे, साथ में अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ेगा उस सिचुएशन से डील करने के लिए। मान लीजिए आग लगी है, तो आग का जब सिमुलेशन की ट्रेनिंग होगी तो सब आएंगे अपना अपना, कौन कहाँ पे जैसा किस स्थिति में है वो वैसी वैसी एक्टिविटीज करेगा देख करके। मतलब जैसी भी सिचुएशन होगी, किसी को सांस दिलाना है, फर्स्ट एड देना है, तो उसका भी सिमुलेशन पहले से करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इवन मान लीजिए कि चुनाव हो रहे हैं तो उससे पहले सिमुलेशन चल रहा है, कोई एक व्यक्ति है जो वोटिंग मशीन के पास खड़ा होगा, तो आपने वैसा ही सीन क्रिएट कर दिया एक तरह से, ठीक, रियल से पहले। नहीं रोमा, ये ऐसा ही है। फिर नेक्स्ट है, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अ गवर्नमेंट सिमुलेशन माइट हैव द स्टूडेंट्स क्रिएट अ मॉडल लेजिस्लेचर। मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट से संबंधित एक टॉपिक है, उसमें क्या होगा, बच्चों को कहा जा सकता है कि एक मॉडल लेजिस्लेचर तैयार करो, एक विधानसभा तैयार करो जिसमें ऐसी कुर्सियां रखी हुई हो, एक बीच में स्पीकर बैठे हुए हो, जैसे मीरा कुमार थी एक टाइम पे, बाकी बीच में अलग अलग बैठे हुए हैं जो भी लोग हैं उसके सदस्य हैं विधानसभा के। तो ऐसे ही बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरी सिचुएशन वैसी ही क्रिएट कर रहे हैं, वेयर दे हैव टू क्रिएट एंड पास द लेजिस्लेशन, और उनको अपने अपने विचार सच में प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले से डायलॉग निश्चित है जैसे कि रोल प्ले में होता है, यहाँ कोई डायलॉग निश्चित नहीं है, यहाँ पे उनको अपनी बुद्धि लगानी है, किसी टॉपिक पे उनसे बहस कराई जा सकती है, बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाने के लिए कहा जा सकता है जैसा कि एक रियल सिचुएशन में होगा। These have a great ability to be interest building। भाई सिमुलेशंस में क्या है, जब बच्चों को फ्रीडम मिलती है, उसका खुद का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, तो उसका इंटरेस्ट भी ज्यादा बिल्ड होगा, क्योंकि अब वो जिम्मेदार है ना अपनी एक्टिविटीज के लिए। अब अगर आग लगने वाली जो सिनेरियो है तो उसको पता है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा रियल लाइफ में, तो बच्चे का जो इंटरेस्ट बिल्डिंग है वो ज्यादा अच्छे से होती है, क्योंकि उसको फ्रीडम मिलती है, उसको सोचने का मौका मिलता है, उसको एक्टिविटी करने का मौका मिलता है। देखो सिमुलेशन कुछ नहीं है, एक रियल लाइफ सिचुएशन को पहले से एक नकली एनवायरमेंट में बना करके और सारी एक्टिविटीज वैसे ही करनी है, ठीक है जी। आगे बढ़े। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया डॉक्टर्स जब सांस दिलाने की प्रैक्टिस कराते हैं वो सिमुलेशन है कि एक व्यक्ति है उसको कितना कहां से दबाना है, वो सिमुलेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है, रोल प्ले नहीं है वो वैसी ही सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। जो फायर ब्रिगेड की ड्रिल्स होती हैं वो सिमुलेशन का एक एग्जांपल है। ये जो हमने अभी बात की कि जो विधानसभा का सीन बनाया जाएगा क्लासरूम में, वो या कोर्ट का, अदालत का वो बनाया जाएगा, वो क्या सिमुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपकी अदालत जो है, एक शो आता है ना इंडिया न्यूज और समथिंग पे, उसमें क्या है संजीव, वहां पे वो एक तरह का सिमुलेशन है अदालत का, कि एक कटघरा है, एक वहां पे जज है, जबकि वो असली नहीं है या उसके जजमेंट से कुछ होना नहीं है, तो वो सिमुलेशन है एक तरह का। तो बच्चे को ज्यादा अच्छे समझ आएगा, और ऐसा नहीं है वो अदालत की नकल कर रहे हैं वहां पे रजत शर्मा, वो उस व्यक्ति से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं, वो अपना भी दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, एक ट्रेनिंग की तरह कह सकते हैं सिमुलेशन को, बिल्कुल सही बात है। अब इसके एडवांटेजेस यानी इसके लाभ क्या हो सकते हैं, सिमुलेशन के लाभ क्या हो सकते हैं, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ये पूछा है। देखिए एक तरह की ट्रेनिंग कह सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशन आने के पहले। कैन पोर्ट्रे रियलिस्टिक सिचुएशंस, जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनको दर्शाया जा सकता है, वास्तविक परिस्थितियों को आसानी से दर्शाया जा सकता है, ठीक, वास्तविक परिस्थितियों को शिवम दर्शाया जा सकता है, ठीक। अलाउज फॉर फोकस्ड लर्निंग दैट एलिमिनेट्स इररेलेवेंट एस्पेक्ट्स। फोकस्ड लर्निंग होती है जो सिचुएशन दी गई है उसी पे फोकस रहेगा और इररेलेवेंट एस्पेक्ट्स को हटा दिया जाएगा, जो जरूरी है उस सिचुएशन की डिमांड है जो, उसी पे फोकस रहेगा। फिर है कैन बी यूज्ड व्हेन रियल एक्सपीरियंसेस, यानी जब वास्तविक अनुभव आर नॉट रेडिली अवेलेबल। मान लो वास्तविक अनुभव अवेलेबल नहीं है या फिर डेंजरस है, अब आग तो लगाओगे नहीं स्कूल में, तो उससे बेहतर है, या फिर किसी का सांस रुक जाएगा तब तो सिखाओगे नहीं कि ऐसे करना, नहीं तो हो सकता है जान चली जाए जितने आप सिखाओ। तो या तो वास्तविक अनुभव रेडिली अवेलेबल ना हो सामने, या फिर एंडेंजर पेशेंट्स, या फिर जान जा सकती हो किसी की। प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, इससे क्या होता है, फीडबैक तुरंत मिल जाता है कि आपने जो ट्रेनिंग दी, आपने जो स्टेप्स सिखाए, जब उनसे सिमुलेट कराया गया, जब उनसे वो स्टेप्स कराए गए तो वो कितने हद तक सक्सेसफुल हो पाए, इस बात का इमीडिएट फीडबैक, प्रतिपुष्टि जो है वो तुरंत मिल जाएगी। तो ये सारे फायदे हैं कि तो रियल लाइफ की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, डेंजर खत्म हो जाता है। अगर रियल लाइफ की सिचुएशन में डेंजर है तो सिमुलेशन में वो डेंजर नहीं रहता, ठीक हो जाएगा भाई आराम से, अनुप्रिया सिलेबस को लेकर टेंशन मत लो। और रियल लाइफ के अनुभव जो रेडिली अवेलेबल नहीं है उनको भी क्रिएट कर दिया जाता है एक सिचुएशन में। ये सारी चीजें हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन में टीचर दिखाता था, ये चाइल्ड सेंटर्ड है, यहाँ बच्चा करके देखेगा चीजें, डिमॉन्स्ट्रेशन में बच्चा करके नहीं देख रहा था। समझ पा रहे हो ना बात को, डिफरेंस है दोनों चीजों में, वो टीचर सेंटर्ड मेथड है। द डिसएडवांटेजेस, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, इसके कुछ नेगेटिव्स भी होंगे अगर मैं बात करूं तो, ठीक क्या हो सकते हैं।
लिमिट्स द नंबर ऑफ पीपल हु कैन एक्सेस द लर्निंग एट द सेम टाइम। भाई ज्यादा नंबर ऑफ पीपल एक टाइम पे नहीं आ सकते। मान लो 400 लोग आगे एक चीज को सीखने, पता ही नहीं लग पाएगा टीचर को, पता ही नहीं लग पाएगा। जैसे भूकंप आने से पहले कराई जाएगी ना चीजें, भूकंप आने पे थोड़ी कराई जाएगी, वो तो सिमुलेट किया जाएगा उस सिचुएशन को पहले। ठीक, तो नंबर ऑफ पीपल हु कैन एक्सेस द लर्निंग एट द सेम टाइम पे बहुत ज्यादा लोग नहीं, लिमिटेड नंबर ही आ सकता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। कैन क्रिएट स्केड्यूलिंग एंड लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस। कई बार क्या होता है, हमें सामान की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, या पूरा शेड्यूल बनाना होता है कि इस टाइम पे ऐसे इसको किया जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है अमानत, अमानत क्लियर है ये बात? तो सामान के पूरे संग्रह में या उसको ऑर्गेनाइज करने में सिचुएशन को दिक्कत आ सकती है, ये हम कह सकते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े। अगर मैं बात करूं यहां केस स्टडी की, नेक्स्ट मेथड है आपका केस स्टडी मेथड, जिसको व्यक्ति इतिहास भी बोल देते हैं, है ना। केस स्टडी, एक बच्चा है मान लीजिए, उसके बारे में चीजें जानना, उस हिस्ट्री में क्या हुआ है और उसके बेसिस पे वो फ्यूचर में कैसा बिहेव करेगा, आज में क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी खामियां क्या है, उसकी अच्छाइयां क्या है। हाँ, आर्टिफिशियल मेथड बोल सकते हो आप सिमुलेशन को, कि आर्टिफिशियल सा ही एक प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसमें चीजें होंगी, किसमें, सिमुलेशंस में। लॉजिस्टिक्स है, सामान को इधर उधर ले जाना आना, ये सारी चीजें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब चाहिए ना सिमुलेशन के लिए। क्लियर है बात? देखिए मुन्ना भाई एमबीबीएस में एग्जैक्टली। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, केस स्टडी की। व्यष्टि अध्ययन कह देते हैं इसको। आपने अपने टीचिंग ट्रेनिंग में, बीएड में, डीएलएड में, डाइट में, बीटीसी में कभी ना कभी एक फाइल बनाई होगी केस स्टडी की, कि आप किसी बच्चे के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं एज अ प्यूपिल टीचर, या फिर आप कहेंगे कि इसके बारे में जानना है, कोई एक बच्चा है। ठीक, देख लेंगे स्नेहा। केस स्टडी मतलब आप किसी एक केस को स्टडी कर रहे हैं। केस क्या है, कोई भी बच्चा हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक, केस स्टडीज आर यूज्ड टू अलाउ द स्टूडेंट्स टू एग्जामिन और एनालाइज द स्पेसिफिक सिचुएशंस दैट दे मे बी फेसिंग इन द फ्यूचर। केस स्टडीज क्या करती हैं, मौका देती हैं, अलाउ करती हैं स्टूडेंट्स को कि वो स्पेसिफिक सिचुएशंस को एग्जामिन कर पाएं और एनालाइज कर पाएं। आप बच्चों से भी करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर के आए हैं, तो उनके बारे में जानना हो सकता है। बच्चों को आपने टास्क दे दिया कि केस स्टडी करके देखो, पता लगाओ उनकी क्या स्ट्रेंथ्स थी, क्या वीकनेसेस थी, वो आगे कैसा कर रहे हैं, अभी कैसा कर रहे हैं, आगे कैसा कर सकते हैं। उस बेसिस पे मंडे से शुरू हो जाएगा वो एक पर्सनैलिटी टॉपिक आपका, और हो सकता है मैं थोड़ी बड़ी क्लास करा के जल्दी भी खत्म करा दूँ। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? तो केस स्टडीज आर यूज्ड टू अलाउ द स्टूडेंट्स टू एग्जामिन और एनालाइज द स्पेसिफिक सिचुएशंस। कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, कोई एक पर्टिकुलर चीज है व्यक्ति के बारे में, या फिर आने वाले समय में वो क्या फेस करेगा और कैसे रिएक्ट करेगा, इसका ज्ञान अभी भी हो सकता है। नहीं, प्रोजेक्ट मेथड अलग है, केस स्टडी अलग है। ठीक है जी। जैसे आरुषि हत्याकांड वाली जो सीन था, केस स्टडी है उसमें अपने आप में पूरी। तो बच्चों को मौका मिलेगा कि वो एनालाइज कर पाए, चीजों को थोड़े थोड़े पार्ट्स में समझ पाए, एनालिसिस की पावर अच्छी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की पावर अच्छी होगी उसकी। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अलाउइंग द स्टूडेंट्स टू असेस। बच्चों को मौका मिलेगा किसका, आकलन का। असेस मतलब जांचने का, या आकलन का मौका मिलेगा बच्चों को किस चीज के, हाउ मच दे हैव लर्नड, कितना उन्होंने सीखा है, एंड हाउ कंफर्टेबल दे विल बी इन यूजिंग द इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। जो भी आज उन्हें आता है उसका इस्तेमाल करके वो फ्यूचर में क्या सॉल्व कर पाएंगे, इस बारे में वो रिसर्च करेंगे। ठीक, तो बच्चों को मदद मिलेगी। किसी और के बारे में भी जब वो केस स्टडी, जीवन इतिहास विधि की बात कर रहे हैं, तो उनको मौका मिलेगा कि आज ये सिचुएशन है, पहले ये रही है, ये व्यक्ति आगे जाके ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये शांति से बैठने वाला में तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम विराट कोहली की अगर हम बात करें, हमने बचपन से देखा वो कितने 7-8 साल से खेल रहे थे क्रिकेट, मतलब 7-8 साल की उम्र से, फिर उसके बाद वो अच्छा कर रहे थे, फिर एक टाइम पे उनको खराब आदतें पड़ गई, या उनके फादर की डेथ हो गई, ये चीजें हुई, वो चीजें हुई। ठीक, और हम देख रहे हैं वो इंसान मेहनत करके किस लेवल पे है, और हमें आगे भी पक्का पक्का पता है कि जो इंसान यहाँ तक आ सकता है वो रुकेगा तो नहीं, वो मेहनत करेगा। ये क्या हुआ, हम आज को देखते हुए फ्यूचर की तरफ एनालाइज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, कि आकलन कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि एक व्यक्ति आज कहाँ खड़ा हुआ है और कल कहाँ तक पहुंच सकता है। इस बारे में हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। बच्चे की जो एनालाइज की या असेस करने की, आकलन की जो पावर्स हैं वो बेहतर होती हैं, क्योंकि उसके पास डेटा होता है जिसको वो इंटरप्रेट करता है बेहतर तरीके से। देखो, बच्चे के बारे में केस स्टडी करनी है तो वो आप करेंगे एज अ टीचर। बच्चे से कोई केस स्टडी करानी है तब भी वो कराई जा सकती है। ठीक है जी, तब भी वो कराई जा सकती है किसी एक अलग अलग चीजों के बारे में। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं केस स्टडीज के? सिंपल बात है, एनालिटिक पावर जो है, किसकी, विश्लेषण की जो क्षमता है, चीजों को टुकड़ों में तोड़ करके एनालाइज करने की, रीजनिंग की जो क्षमता है वो बेहतर होगी। समस्या अगर सामने है तो समस्या समाधान बेहतर होगा, क्योंकि जब आप एनालाइज करना सीख जाते हैं दैट मींस आप रीजनिंग लगाना सीख जाते हैं, आपका तर्क लगाना आप शुरू कर देते हैं। समस्या समाधान के कौशल विकसित होंगे बच्चे में, या जिसको भी आप सिखा रहे हैं। अलाउज फॉर एक्सप्लोरेशन, इंक्वायरी, एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण के लिए। और अन्वेषण भी कैसा, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस का भी, वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज का भी, जटिल समस्याओं का भी सॉल्यूशन या हम कहें समाधान निकालना जानेगा बच्चा। हाँ, थोड़ा थोड़ा बोरिंग हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्पीड में बढ़ा दो। अच्छा ठीक है, बस आपको पता होनी चाहिए बेसिक चीजें, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है जिसमें आपको बहुत दिक्कत हो। अच्छा तपस्या, आगे बढ़े, आप एक साइलेंट स्टूडेंट हैं, ग्रेट। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, देखो फटाफट से, यानी इसके नुकसान क्या हो सकते हैं या नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं। स्टूडेंट्स मे नॉट सी रेलेवेंस टू ओन सिचुएशन, वो अपनी ही सिचुएशन जिसमें वो हैं उस चीज का कोई रेलेवेंस ही ना समझें, उनको अच्छी ही ना लगे। वो अच्छी ना लगे मतलब उनको लगे कि मैं जिस परिस्थिति में हूं या वो व्यक्ति जिस परिस्थिति में है वो रेलेवेंट नहीं है, मतलब वो पीछे का इतिहास नहीं समझ पा रहे और आगे जाने वाला फ्यूचर नहीं समझ पा रहे। अगर नहीं समझ पाएंगे तो उनको बेवजह लगेगा सब कुछ। ठीक, फिर है इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कैन लीड टू इनएप्रोप्रिएट रिजल्ट्स। अगर बच्चे के पास या आपके पास भी एज अ टीचर सफिशिएंट या नहीं
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आधा अधूरा पेरेंट्स ने बता दिया, क्योंकि इसमें पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं उसके दोस्तों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उनसे आप जानेंगे क्या कैसा बिहेवियर है बच्चे का, कैसे वो बिहेव करता है, बचपन की क्या घटनाएं रही और भी बहुत सारी चीजें। तो अगर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, भरपूर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो इन एप्रोप्रिएट रिजल्ट आ सकते हैं, फिर आप गलत अंदाजा लगा लेंगे, है ना। फिर जब आपको चीजें नहीं पता तो बहुत सारी चीजें आप गलत अंदाजा लगा करके बैठ जाएंगे। भाई एक व्यक्ति है जो आज आपको आतंकवादी नजर आता है, अब उसके बारे में आपने जब जानने की कोशिश की पीछे, तो आपको पता लगा कि बचपन में कोई घटना घटी थी, उस वजह से ऐसा हुआ, है ना। लेकिन अगर आपने आज ही उसको मान लिया कि ये तो है ही टेररिस्ट बाय नेचर, तो आप वो नहीं जान पाएंगे जो पीछे छिपा हुआ है। बायसनेस आ जाती है, कई बार पर्सनल व्यू लगा देते हैं लोग, बिल्कुल दयाल, तब भी प्रॉब्लम है। टाइम कंज्यूमिंग होती है ऐसी चीजें, आपको पता नहीं कितने लोगों का इंटरव्यू करना पड़ेगा, कितने लोगों से Q&A करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल याद कीजिए वो मूवी आई थी ना संजय दत्त पे, हालांकि उन्होंने इतना एक्सैजरेट कर दिया उसकी पर्सनैलिटी को कि पता नहीं वो ईश्वर का दूसरा रूप वही है ना। तो लेकिन उसमें क्या है, एक तरह की केस स्टडी ही है। वो जो इंटरव्यूअर है लास्ट में जो लिखना चाह रही है कि उसने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, है ना, और फलाना ढिमकाना, वो पूरी बातें जान रही है, तो वो केस स्टडी का ही हिस्सा है। अगर ठीक से नहीं बताया जाए तो प्रॉब्लम होगी, फिर तो आधी अधूरी सच्चाई सामने आएगी ना, फिर तो आपने जो चाहा वो दिखा दिया। तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति, उसके आसपास से जुड़े हुए व्यक्ति जो भी दोस्त हैं, उसके बारे में भी इंटरव्यू लेना है, उसके पिताजी के बारे में भी जानना है ना, दोस्तों के बारे में भी, उसके काम के बारे में भी, उसके और भी जितनी भी पर्सनल लाइफ रही है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कराएंगे मोहम्मद, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के चारों स्कूल्स करा देंगे। नेक्स्ट मेथड है ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसको मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं। अब ये आपको देख के आइडिया लग रहा होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब अलग अलग आइडियाज, ब्रेन से बारिश हो रही है। स्टॉर्म का मतलब वही होता है ना, तूफान, बारिश, है ना। आइडियाज की बारिश हो रही है, ब्रेन से अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं। ये देखो अलग अलग तरह के आइडियाज आ रहे हैं, क्रिएटिव, ठीक। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है, अलग अलग तरह के विचार आएंगे ब्रेन में, ठीक। ये ग्रुप में कराई जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इतनी बात क्लियर है सभी को, या कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही है? नहीं, टी शर्ट उल्टी नहीं है, टी शर्ट बिल्कुल सीधी है, ये इसका डिजाइन ही ऐसा है, क्या समझे? चले आगे बढ़े, चलिए। मोहित कह रहे हैं 2x स्पीड से नहीं देख पा रहे हैं क्लास। अभी जब ये रिकॉर्ड हो जाएगी तभी तो देख पाओगे, अभी तो ये 2x पे चली नहीं रही, मैं जितनी तेज बोलूंगी उतनी तेज ही देख पाओगे, ठीक। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज दिमाग की बत्ती जलना, बिल्कुल सही बात है। ग्रुप में की जाती है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ग्रुप में बच्चों को बिठा करके एक प्रॉब्लम दी जाती है और उनको अलग अलग आइडियाज सोचने को कहा जाता है ना। इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी ब्रेन में आइडियाज की बारिश, ब्रेनस्टॉर्मिंग या मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं हिंदी में, मस्तिष्क उद्वेलन, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बच्चों को ग्रुप में बिठाया जाएगा, किसी एक बात पे सोचने को कहा जाएगा और वो अलग अलग आइडियाज, जो भी उनके दिमाग में रॉ आइडियाज आ रहे होंगे वो सोचेंगे, आप उनको रोकेंगे नहीं, चाहे आइडियाज आपको खराब लगे या अच्छे, है ना। एक ग्रुप में बैठ के किसी एक समस्या पे सोचने को कहा जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज एक ग्रुप में बैठ करके आएंगे, डिफरेंट आइडियाज वो प्रोड्यूस करेंगे। और जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में क्या होगा, तूफान आएगा, बिल्कुल आइडियाज का तूफान आएगा, ठीक। डाइवर्जेंट थिंकिंग इसमें पक्का पक्का लगेगी। ये क्रिएटिविटी से या प्रॉब्लम सॉल्विंग से एसोसिएटेड है, अगर मैं एग्जैक्ट कहूं तो। एक बुक थी एलेक्स एफ ऑसबर्न की जिसका नाम था क्रिएटिविटी, उसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड उन्होंने दिया था पहली बार, जिसमें वो समस्या का समाधान करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज करते हैं, ठीक है जी। चलें आगे। अगर हम बात करें ब्रेनस्टॉर्मिंग की या मस्तिष्क उद्वेलन की, हिंदी वाले साथ में लिखते रहा करो जब हिंदी में बोलूं, पेन चेंज हो गया तो थोड़ी राइटिंग खराब लग रही होगी, ठीक है जी। अगर हम बात करें, हाँ, दिस मेथड वॉज प्रोपाउंडेड बाय ऑसबर्न, एलेक्स एफ ऑसबर्न नाम था इनका, इनकी एक बुक थी, बुक का नाम था क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, जिसमें ये मेथड जिसका नाम है ब्रेनस्टॉर्मिंग दिया गया। समस्या के समाधान के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज किया जाता है, अलग अलग आइडियाज इसमें आते हैं, ठीक है, ठीक है। क्रिएटिविटी में हमने इसके बारे में बात भी की थी जी। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज यूज्ड टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू फ्रीली शेयर देयर आइडियाज। एनकरेज क्यों करते हैं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग को, कि बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज करें ताकि वो फ्रीली अपने आइडियाज को शेयर कर सकें, वो फ्रीली जो भी दिमाग में उनके अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं उनको बता सकें, ठीक है जी। आगे बढ़े। ऑल आइडियाज आर एक्सेप्टेड इन द बिगिनिंग, वही बात जो मैंने आपको बताई, शुरुआत में आप सभी आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं एज अ टीचर या कोऑर्डिनेटर, ठीक, विद नो रिस्पॉन्स रिगार्डलेस ऑफ हाउ यूजलेस और इम्प्रैक्टिकल इट मे सीम। कई बार आपको लग सकता है बच्चा कितना इम्प्रैक्टिकल आइडिया दे रहा है कि पॉल्यूशन को कम करना है तो उड़ के चले जाया करें, ये बता रहा है एक बच्चा, काश हमारे भी एक पंख होते दो मैडम और सर, तो हम भी उड़ के चले जाते, फिर पॉल्यूशन ही नहीं होता। तो ये आपको पता है ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और यूजलेस बात है, बट इसका मतलब ये नहीं आप बच्चे को रोक देंगे, अरे कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो क्या, ऐसा नहीं कहेंगे उसको। हाँ करेंगे श्वेता, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच ले आएंगे एक और, बताओ उसको क्या करेंगे, यूजलेस और इम्प्रैक्टिकल की अगर हम बात कर रहे हैं, ऑल आइडियाज आर एक्सेप्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस विद नो रिस्पॉन्स रिगार्डलेस ऑफ हाउ यूजलेस और इम्प्रैक्टिकल इट मे बी। ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप टॉपिक्स तो पढ़िए, जब बेस बन जाएगा फिर क्वेश्चंस तो बैच ले आएंगे अलग से, यूट्यूब पे कर लेंगे, जो करना कर लेंगे, ठीक है दयाल। तो यूजलेस और इम्प्रैक्टिकल कितना भी साउंड करे, इट मे बी सीम एंड आर ओमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। पहली स्टेज में हम हो सकता है इसको बाद में हटा दें आइडियाज को, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है।
As ideas are contributed by the members of the group, they are listed for all in the group to see and discuss. मतलब जो आइडियाज हैं वो किसके द्वारा आए हैं, कंट्रीब्यूटेड हैं मेंबर्स के द्वारा, जो भी उस ग्रुप में बैठे होंगे, ग्रुप में की जाती है ना ये, दे आर लिस्टेड फॉर ऑल इन द ग्रुप टू सी एंड डिस्कस। सारे आइडियाज को लिख लिया जाएगा, प्रेजेंट कर दिया जाएगा, बाद में उसमें से हम क्या करेंगे, चूज कर लेंगे कि क्या काम का है क्या काम का नहीं है, उस पर विश्लेषण बाद में हो जाएगा। प्राची आइकॉनिक स्टेज होती है पिक्चर्स से संबंधित ब्रूनर की, जो आप पूछ रहे हैं कि जब बच्चा पिक्चर्स के माध्यम से सीखने लगे, इमेजेस के माध्यम से, आइकॉन्स के माध्यम से सीखने लगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए एक बार, डिस्कशन कैन इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ स्पिन ऑफ आइडियाज। डिस्कशन से क्या हो सकता है, कई बार बस स्पिन ऑफ होता है कि बस हाँ सहमति के लिए मान लिया, कुछ नया नहीं है, फिर भी कोई अगेंस्ट में नहीं है उस बात के बोलने के, तो ऐसा भी हो सकता है। द रिफाइनिंग ऑफ आइडियाज, कई बार हम रिफाइन ना करें आइडिया को, और अच्छे से उसको बना सकते थे बट नहीं बनाया। आइडियाज को कंबाइन करना और रीइंफोर्स करना एग्जिस्टिंग आइडियाज को, ये सारी चीजें भी जरूरी है कि ऐसे आइडियाज जो यूजफुल नहीं है उनको अलग हटा दिया जाए, जो इंपॉर्टेंट है उनको कंबाइन किया जाए, रीडिफाइन किया जाए आइडियाज को, ये सारी चीजें ले आएंगे श्वेता। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन बी एक्सीलेंट टू हेल्प अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थिंक क्रिएटिवली ऑफ न्यू आइडियाज टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सीलेंट हो सकती है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की मदद के लिए, कैसे कि वो क्रिएटिवली सोच पाएं, कुछ नया, कुछ रचनात्मक सोच पाएं, इस चीज में मदद मिलेगी, नए आइडियाज को सोचने में मदद मिलेगी और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को नए ढंग से सॉल्व करने में फायदा मिलेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है, लेकिन नए ढंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज किया जाता है। क्रिएटिवली जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो हम यूज किसका करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग का करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और नए ढंग से भी सॉल्व हो जाएगी। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है भाई, इसके जो लाभ हैं वो एक्जैक्टली यही हो सकते हैं कि तरह तरह के आइडियाज आते हैं, बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, बच्चों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग में, मतलब वो उच्च स्तर पे सोच पाएंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे, अलग अलग आइडियाज आएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रमोट्स पीयर लर्निंग एंड क्रिएट्स सिनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है पीयर लर्निंग, मतलब बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके समूह में, अपने साथी समूह के साथ सीख पाएंगे। दूसरा, सिनर्जी क्रिएट होगी, मतलब एक जैसी एनर्जी, एक जैसा उत्साह बनेगा, एक जैसा माहौल बनेगा, सब एक दूसरे के साथ होंगे और एक बेहतर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। पीयर लर्निंग का मतलब है सहयोग करके साथी समूह के साथ सीखना। फिर है प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के अंदर क्या आ जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, यानी आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन होता क्या है, जिसमें हम फैक्ट्स यानी तथ्यों पे बात करें, जिसमें हम लॉजिक पे बात करें, जिसमें हम रीजनिंग लगाएं, जिसमें हम जस्ट एक्सेप्ट ना करते किसी ने कुछ कह दिया और हमने मान लिया। वहां पे हम क्या करते हैं, हम रीजन करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, हम फैक्ट्स देखते हैं लॉजिकल है कि नहीं है, बस ऐसे ही। तो क्रिटिकली सोचते हैं हर एस्पेक्ट से कि अच्छा ये हमारे सामने तो इतना भला बन रहा है, सच में है भी, ऐसा तो नहीं है इसका अपना कोई बेनिफिट हो, इसलिए बहुत मेरे भले की याद आ रही हो। वैसे तो रिश्तेदार आपके याद करते नहीं थे आपको 4 सालों से, अब आप अच्छा कर रहे हैं जीवन में तो उनको आपकी याद आ गई है, ठीक। तो आप क्रिटिकल थिंकिंग लगा सकते हैं वहां। हेल्प्स ग्रुप्स रीच कॉन्सेंसस। भाई एक जो आपस में कंसेंट होती है ना, मतलब एक कॉन्सेंसस, मतलब एक ऐसा डिसीजन पे पहुंचने में मदद मिलेगी ग्रुप को जहां सब अग्री करते हो, जहां सब अग्री करते हो जिस आइडिया पे, लास्ट में आप उस जगह पहुंचाएंगे जहां सब अग्री करते हो एक आइडिया को लेकर, ज्यादा अग्रीएबलनेस हो। तो ग्रुप एक ऐसी जगह पे पहुंचेगा जहां एक चीज को लेकर सब कहेंगे हाँ ठीक है चलो रॉकेट लॉन्च करना, ये वाला तरीका बेस्ट रहेगा, मैं भी राजी हूं, मैं भी राजी हूं, मैं भी राजी हूं, यानी सबकी सहमति हमें मिल जाएगी, ठीक है, सबकी सहमति हमें मिल जाएगी। द डिसएडवांटेजेस आर, यानी इसके नुकसान भी होंगे जब फायदे हैं तो, है ना, इसके नुकसान भी होंगे अगर फायदे हैं तो। हाँ संध्या सही बात है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इस पर चर्चा करेंगे, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, थोड़ी सी थकान है। चलो एक बार यहाँ तक का रिवाइज करके देखो, फिर आगे बढ़ते हैं 5 मिनट के अंदर। पारुल कह रही हैं समझ नहीं आ रहा, क्लासेस छूट गई कॉलेज एग्जाम की वजह से। देखो पुरानी क्लासेस देखना शुरू कर दो, आएगा समझ भी। बीच में जब हम कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं ना, थोड़ी दिक्कत तो होती है नॉर्मल पेस पे आने में।
63 से 66 तक की पीडीएफ नहीं मिला है, मिल जाना चाहिए था अब तक तो। चलो मैं एक बार चेक करा लूंगी। देखिए एक बार। मतलब रोमा क्या कह रहे हो? जी जी जी, बहुत बढ़िया सुनी। देखिए एक बार, अगर हम बात करें, सही है, तो डिसएडवांटेजेस यानी इसके नुकसान कह लीजिए या इसके लाभ नहीं है लिमिटेशन सेंस मेथड की, रिक्वायर्स दैट स्टूडेंट्स डिसिप्लिन देयर इनपुट्स टू द डिस्कशन। यानी वो कई बार अपनी बातों को ना थोड़ा तोड़ मरोड़ के या फिर और कंट्रोल करके या रुक जाते हैं कई बार। बहुत बढ़िया प्रीति। डिसिप्लिन करके, कंट्रोल करके बातों को प्रेजेंट करते हैं, अपने आइडियाज को, अपने इनपुट्स को। जनरेट आइडियाज विदाउट मेकिंग जजमेंट्स, जबकि होना क्या चाहिए, आइडियाज बिना जजमेंट के बनाए जाने चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है प्राप्ति, मे नॉट बी इफेक्टिव विद लार्ज ग्रुप्स। बहुत बड़ा अगर ग्रुप है 100 बच्चों का मान लो, तो ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। 100 भी छोड़ो, इवन 30 का भी है तो भी दिक्कत हो सकती है। ठीक, मतलब लार्ज ग्रुप्स पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। फिर है कैन लीड टू ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक होता है कई बार कि हम भेड़ चाल में चले जाते हैं और सही चीज के बारे में कोई बात ही नहीं करता, बस वो सबने हाँ 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 कह दिया, यस सर यस सर यस मैडम, और एक ऐसी चीज जिसके बारे में सोचना चाहिए था उसके बारे में भी किसी ने नहीं सोचा, तो फिर प्रॉब्लम है ना। रोमा जहां जरूरत नहीं है ना, जैसे लेक्चर मेथड में कोई कभी नहीं पूछेगा आपसे किसने दिया, और किसी को नहीं पता किसने दिया, ये जमानों से चला आ रहा है। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी कुछ जो मेथड, जैसे रोल प्ले है, तो जेकॉब मोरेनो का कई बार नाम आता है क्योंकि वो ड्रामेटाइजेशन मेथड उन्होंने दिया है। तो जहां इंपॉर्टेंट नहीं है वहां मैंने आपको नाम नहीं बताए हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में पूछ सकता है, ठीक, या फिर हम अभी प्रोजेक्ट मेथड करेंगे वहां पूछ सकता है, ह्यूरिस्टिक मेथड करेंगे उसमें पूछ सकता है। जिन मेथड्स में पूछेगा ही नहीं, जिनका कोई औचित्य ही नहीं है किसी एक व्यक्ति के बारे में, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो ग्रुप थिंक यानी भेड़ चाल में ये हमें लेकर के जा सकता है यदि सब हाँ 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 मिलाने लगे, एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने लगे तो। एक मेथड होता है टीम टीचिंग, जिसको हम समूह शिक्षण कहते हैं। रिवाइज कर लेंगे एक मिनट में। समूह शिक्षण, टीम टीचिंग, समूह शिक्षण कहते हैं हम। ठीक है जी। अगर बात समूह शिक्षण की करें तो इसमें क्या होगा, हाँ ऐसे तो आपको 70 नाम मिल जाएंगे, आपको वैसे नहीं देखना। टीम टीचिंग या समूह शिक्षण की बात करें तो इन दिस मेथड मोर देन वन टीचर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि समूह मतलब ग्रुप में पढ़ाएंगे टीचर्स, मोर देन वन टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स ऑन सिंगल टाइम। एक सेम टाइम पे एक ही पीरियड में मल्टीपल टीचर्स पढ़ा रहे हैं, 2 टीचर हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब टीम टीचिंग। ऐसा हो सकता है किसी टीचर के कुछ टॉपिक्स ज्यादा अच्छे हो, दूसरे टीचर के दूसरे टॉपिक्स ज्यादा अच्छे हो, तो जो जो जिस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा है वो पढ़ाएगा, दूसरा पढ़ाएगा, दूसरे जो अपना इंपॉर्टेंट होगा, दोनों मिलकर के ज्यादा ध्यान रख पाएंगे क्लास का, ज्यादा अच्छे से उन पे फोकस कर पाएंगे, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम कर पाएंगे। एक व्यक्ति की जो स्ट्रेंथ है दूसरे की वीकनेस हो सकती है, जो दूसरे की वीकनेस है उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, तो कॉम्प्लीमेंट करके और अच्छे से सिखा पाएंगे टीम में। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स और प्रेजेंस ऑफ असिस्टेंट टीचर्स मेक्स द टीचिंग प्रोसेस हाईली इफेक्टिव। बहुत ही प्रभावी हो जाती है जब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर या तो प्रेजेंट हो या फिर असिस्टेंट टीचर्स साथ में प्रेजेंट हो। एक मेन है, एक उसके साथ असिस्ट करने वाला है। दिस मेथड हैज आल्सो बीन नेम्ड एज कोऑपरेटिव टीचिंग। ये याद रखिएगा, अमेरिका में इस मेथड का जन्म हुआ था, कोऑपरेटिव टीचिंग के नाम से भी इसको जानते हैं, सहयोग शिक्षण भी इसको हम कह सकते हैं। क्या कह रहे हो दयाल? अच्छा ठीक है, तो हमने 2 बातें सीखी यहाँ से। सिर्फ टीम टीचिंग का मतलब है 2 या 2 से अधिक अध्यापक या अध्यापिका जब साथ में आकर के पढ़ाते हैं, है ना, और एक सिंगल टाइम पे, एक सिंगल पीरियड में। दूसरी बात हमने क्या सीखी, अवेलेबिलिटी किसकी, डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स की, अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स की अवेलेबिलिटी हो, असिस्टेंट टीचर्स उनके साथ प्रेजेंट हो, और साथ में क्या हो, जब ये माहौल मिलेगा कि अलग अलग टीचर्स हैं, एक टीचर है जो क्लासरूम मैनेजमेंट पे ध्यान दे सकता है, दूसरा पढ़ाने पे ध्यान दे सकता है, तो इफेक्टिव बनती है जो टीचिंग है वो और अच्छी बनती है। ठीक, कोऑपरेटिव मतलब सहयोग करेंगे एक दूसरे का, सहयोग शिक्षण कह सकते हैं, कोऑपरेटिव टीचिंग कह सकते हैं, सहयोगात्मक शिक्षण भी इसको हम कह सकते हैं। अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। फ्रांसिस कैपल ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल टोल्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मेथड इन 1956। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रांसिस कैपल ने ही इसको दिया था, ये अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई, हार्वर्ड वहीं पे है। हार्वर्ड अमेरिका में कब से हो गया, एक बार देखना, मेरे दिमाग में कमी आ गई शायद, एक मिनट को। हार्वर्ड तो हाँ अमेरिका में है, मैसेच्यूसेट्स में। फाइन 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 फाइन। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मेरे दिमाग में कुछ और, कोई और यूनिवर्सिटी चल रही थी। खैर, अगर हम बात करें फ्रांसिस कैपल की, तो इन्होंने इस पे जोर डाला है, इसका महत्व पहली बार बताया 1956 में, इसी दौरान ये डेवलप हुआ था। इसके नाम पे किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आता कि टीम टीचिंग को डेवलप फलाने ने किया, बट फ्रांसिस कैपल इसके एक तरह से अनुयायी हैं, इसको इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। ठीक, जन्म इसका अमेरिका में हुआ था। दिस मेथड वाज फंक्शनली यूज्ड बाय लेक्सिंगटन इन 1957। फंक्शनली प्रॉपर क्लासरूम्स में जिसने यूज किया वो व्यक्ति थे ये लेक्सिंगटन। ठीक है बात। तो 2 लोग यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक लेक्सिंगटन जिन्होंने फंक्शनली प्रॉपर तरीके से इसको यूज किया, दूसरा जिन्होंने महत्व बताया इसका वो फ्रांसिस कैपल थे। हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो ये कहानी है इन मेथड्स की। आज के हमने जितने भी मेथड्स बचे हैं फटाफट से बताओ आज कौन कौन से मेथड पढ़े, और जो जो आप बताओगे वो मैं लिखूंगी। पहले आप ही बताओ, ठीक है आयशा, फटाफट से बताओ आज हमने कौन से मेथड्स पढ़े, और फिर उसी पे हम चर्चा करेंगे। आज कौन से मेथड्स डिस्कस हुए, ब्रेनस्टॉर्मिंग, केस स्टडी और टीम टीचिंग। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग उससे पहले भी एक किया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर टीम टीचिंग, सबसे लास्ट में तो ये किया है। इसके अलावा हमने बात की थी सिमुलेशन की,
और कौन से मेथड की बात की थी बताना जरा। केस स्टडी, वेरी नाइस। कौन सा? केस स्टडी। और कोई मेथड? बस 4 ही डिस्कस किया ना आज तो। आज तो हमने 4 ही डिस्कस किए हैं। टीम टीचिंग हुआ, केस स्टडी हुआ, सिमुलेशन हुआ, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, बस यही। ट्यूटोरियल तो कल ही हो गया था, बल्कि परसों ही हो गया था। ठीक है, क्लियर है बात? देखो एक बार, अगर हम बात करें यहाँ पे एक एक को रिवाइज करना चाहें यदि कुछ सेकंड लेकर के, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में बच्चों को ग्रुप में बिठा करके एलेक्स एफ ऑसबर्न ने दिया था और उनको मौका दिया जाता है कि वो अलग अलग विषयों पे सोचें, जानें, फिर आप उनकी बात सुनेंगे, है ना। और फिर इससे क्या होगा कि अलग अलग आइडियाज प्रेजेंट होंगे क्लासरूम में। क्रिएटिवली वो किसी एक समस्या के बारे में जब ग्रुप में सोचेंगे तो फ्लो ऑफ आइडियाज बनेगा और डेमोक्रेटिकली सोच पाएंगे। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बच्चे एक्टिवली अपने दिमाग पे जोर डाल पाएंगे, अपने इंटेलेक्ट पे जोर डाल पाएंगे, अपनी थिंकिंग स्किल्स पे, अपने एनालिटिकल स्किल्स पे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर डाल पाएंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो डिसएडवांटेज थे हमने अभी समझा, ऐसा हो सकता है कि बच्चे एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने के लिए या सही से अपने आइडियाज को प्रेजेंट ही ना करें कई बार, और टाइम टेकिंग तो है ही। टीम टीचिंग है जब 2 या 2 से अधिक अध्यापक या अध्यापिका एक साथ मिलकर के पढ़ाएं। ग्रुप टीचिंग या इसको हम कह देते हैं कोऑपरेटिव टीचिंग, एक साथ मिलकर के ज्यादा बेहतर, ये ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जब 2 टीचर क्लास में होंगे या 2 से ज्यादा होंगे तो एक दूसरे को ज्यादा बेहतर तरीके से असिस्ट कर पाएंगे और बच्चों को और तरीके से क्या कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। हाँ, ज्यादा बड़े ग्रुप्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग फेल हो जाता है, क्योंकि आप कितने बच्चों की बात सुन लेंगे? अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं, आप कहाँ तक एक एक की बात सुनेंगे और कहाँ तक उसको नोट करेंगे और कहाँ तक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे? ठीक है, फिर इसके बाद स्मृति। नेक्स्ट क्या है? सिमुलेशन। यहाँ पे तो हम एक तरह से सिमुलेट करते थे रियल लाइफ सिचुएशन को, चाहे वो आग लगना हो, किसी को सांस दिलाना हो, फर्स्ट एड हो, चाहे वो लेजिस्लेशन की बात हो, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी किसकी बात कर रहे थे हम, उसकी विधानसभा और इन सब का, या कोर्ट का कुछ एक ऐसा बनाना हो, ये सारी चीजें। केस स्टडी की अगर हम बात करें तो किसी एक बच्चे के बारे में पूरी हिस्ट्री जानना, या फिर बच्चे से किसी के बारे में जानने को कहना, इससे भी हमें बहुत कुछ पता लगता है आगे फ्यूचर में कैसा करेगा, पीछे कैसा किया है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, उनका सॉल्यूशन कैसे कैसे निकाला जा सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, ये सब आएंगी। रियल लाइफ सिचुएशन को बनाया जाता है किसमें? सिमुलेटेड, इसमें आपके थिंकिंग में, सिमुलेशन में रियल लाइफ एक्सपीरियंस जैसा एक बनाया जाता है। रियल लाइफ के क्लोज एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, मॉडलिंग के जैसा है ये बिल्कुल। आपकी अदालत है, बिल्कुल सही बात है। और बताओ नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट बच रहा हो, जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं, तो बताओ कौन सी पीडीएफ नहीं मिली है वो भी बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ, करियर विल ऐप इज टीम टीचिंग, जो भी प्रॉपर ग्रुप्स में है जिनमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो टीम टीचिंग है। सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट ले रहे हैं। वैसे तो एक टाइम पे एक पीरियड में 2 टीचर्स होते हैं टीम टीचिंग में, अगर सही पूछें तो, है ना। मान लीजिए जैसे ये सीडीपी की क्लास चल रही है, इसमें 2 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हो, तब होगा। सिमुलेशन में डिसएडवांटेज ये है, एक तो लॉजिस्टिक्स और सामान ले जाने लाने की, रिसोर्सेज की किल्लत पड़ सकती है, कई बार गलत स्टेप्स अगर ठीक से परफॉर्म नहीं किए तब दिक्कत पड़ सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं पायलट्स वगैरह के लिए भी। एग्जैक्टली 4 पीस वाला तो दे दिया यार मैंने पीडीएफ, कैसी बातें कर रहे हो। जो लैपटॉप पे क्लास ली थी, लैपटॉप पे मैंने एलडीज की क्लास ली थी ना, डिसलेक्सिया वगैरह की। चलो मैं आज एक बार चेक करके शेयर कर दूंगी पीडीएफ, क्या कर दूंगी शेयर। और क्या किया था उसमें नेक्स्ट डे हमने? डिस्कैलकुलिया, यही सब डिस्कस किया था लैपटॉप वाली क्लास में, जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है जी। हाँ, ये चाइल्ड सेंटर्ड थे जितने भी मेथड हम कल से पढ़ रहे हैं ना। मैंने आपको बता दिया था 3 ही मेथड ऑटोक्रेटिक में पढ़े हैं हमने। एक लेक्चर मेथड था, दूसरा एक था हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, और तीसरा एक और था, किसी को याद आ रहा हो तो बताओ एक बार। तीसरा एक और था, याद आ रहा हो किसी को तो बताओ एक बार, फटाफट से बताओ। ट्यूटोरियल, एग्जैक्टली। तो इसको छोड़ के हमने जो पढ़े हैं, ऐसे तो आपको डिबेट तो चलो चाइल्ड सेंटर्ड है, नहीं तो लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मिल जाएगा, 36 मेथड बन जाएंगे एक में से। लेकिन हमने 3 टीचर सेंटर्ड मेथड पढ़े हैं, उसके अलावा जितने भी थे वो सब डेमोक्रेटिक या चाइल्ड सेंटर्ड थे। टीचर सेंटर्ड यानी जिसमें टीचर सेंटर में है, टीचर सेंटर्ड, या फिर इनका दूसरा नाम होता है, या और कंटेंट सेंटर्ड यानी सिलेबस या कंटेंट पे बेस्ड हो के सिलेबस पूरा कराना है। सेंटर्ड मेथड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने इसमें 3 ही पढ़े थे। एक था लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि, जिसमें चॉक एंड टॉक कहते हैं, बहुत पुराना मेथड है। दूसरा हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन विधि, जिसमें टीचर ही स्टेप्स बताता है, दिखाता है किसी स्पेसिफिक जगह पे जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आती है। तीसरी एक चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी ट्यूटोरियल मेथड, ट्यूशन के जैसा 1-on-1 ट्यूशन दिया जाएगा। ट्यूटोरियल मेथड, जहाँ पे उसको दिक्कत है वो दिक्कत उसकी सॉल्व की जाएगी। ठीक, इसके अलावा जितने भी मेथड हमने इन तीनों के अलावा पढ़े हैं वो सब हमारे कहाँ जाएंगे? डेमोक्रेटिक मेथड्स में ही जाएंगे। ठीक है, किस में जाएंगे? डेमोक्रेटिक मेथड्स में जाएंगे। चाहे वो फिर हमारा बात की हो हमने डिस्कशन मेथड की, ये चाइल्ड सेंटर्ड में था। रोल प्ले की बात की हो, रोल प्ले की बात की हो, इसके अलावा हमने बात की हो चाहे आपका ये सिमुलेशन की और ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और याद करते जाओ साथ में, और कौन से एग्जीबिशन मेथड की, एग्जैक्टली। और कौन से याद आ रहे हैं? ये हमें पता होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन तो हाँ, वो डिस्कशन ही हो गया। ब्राइटनेस कम लग रही है, ये प्रॉब्लम की सॉल्व हो जाएगी। अभी ये काम होगा ना स्टूडियो में, तो ये सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। सामने वाइट है दीवार, अगर वो ब्लैक होगी, जो कि हो जाएगी अब, तो ये आपको लाइट रोशनी यहाँ पे ज़्यादा नजर आएगी। टीम टीचिंग हो गया बिल्कुल। आज वाले तो मैंने बता दी, पुराने तो याद रखा करो। बताओ कौन से डिस्कस कर चुके हैं, कई दिन से चल रहे हैं। केस स्टडी हो गया, हाँ, रोल प्ले भी हो गया। और बताओ, ट्यूटोरियल तो उसमें आ गया ना, ट्यूटोरियल तो आपका टीचर सेंटर्ड में आ गया। हम बात करें चाइल्ड सेंटर्ड की।
हाँ ठीक है, सिमुलेशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, डिबेट वगैरह भी यहीं आ जाएंगे, अगर आपसे कभी पूछ ले। वैसे तो डिस्कशन में ही मैंने डिबेट के बारे में बता दिया था। डिबेट में क्या होता है, वही एक व्यक्ति पक्ष में बोलेगा, एक उसके विपक्ष में बोलेगा, बच्चे को अपने थॉट्स वगैरह पे फोकस करने का मौका मिलता है। ह्यूरिस्टिक वगैरह भी हम करेंगे, प्रोजेक्ट मेथड अभी हम करेंगे, ये सारे लर्निंग बाय डूइंग वाले ही मेथड्स हैं। ठीक है जी, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे। और ये वाले मेथड्स का चैप्टर आपका कल खत्म हो जाएगा। ठीक, बाय बाय।